हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सिकंदर सर आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th बिहार बोर्ड सेंटअप परीक्षा जो ली गई, गणित का सेंटअप एग्जाम का पेपर एनालिसिस, जो कि आज हम लोग गणित विषय में पूछे हुए प्रश्नों का हल बहुत ही आसान भाषा में करेंगे और वो भी एकदम फुल्ली बेसिक के साथ। जिनका भी गणित बहुत कमज़ोर है, मुझे ये वादा है, मुझे ये विश्वास है, मैं ये वादा करता हूँ कि आप अगर इसको देखेंगे तो आपको ये मैथ समझ में भी आएगी और बहुत ही अच्छा नंबर से आपका रिजल्ट भी होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का आपका सेट है सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 मैथमेटिक्स का है, ये ली गई है। तो इसमें टोटल आपके पास जो क्वेश्चन है हम लोग ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस करते हैं, आप बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का। हाँ प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना है कि आपको इसमें टोटल 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है मात्र। अगर आप इससे अधिक देते हैं तो आपको पहला जो 50 पूरेगी उसी का आपका जांच होगा क्वेश्चन। ठीक है, स्पष्ट निर्देश है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, √2 cos 30 डिग्री। तो आपको पता है कि √2 cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। √2 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान दोस्तों वही होता है जो sin 60 का होता है। तो sin 60 कितना होता है, √3/2। इसको आप लिख सकते हैं √2 गुने √3 √2 गुने √2। दो को लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो हो गया दोस्तों √3/2। दोनों को एक बार में लिख सकते हैं √3/2। याद रखिएगा √3/2 आपका आंसर हो जाएगा। एक का दोस्तों हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 3825 यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 3825 याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, लास्ट में कितना है 5 है, या तो 5 से लगेगा, नहीं तो कोई अभाज्य संख्या से ही लगेगा। ध्यान रखिएगा 3 से भाग लगने का नियम है। 5 2 7 8 15 3 18 योग में 3 से भाग लगेगा तो ये लग जाएगा। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 1 18, 3 छक 18 और उतरा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर से एक बार देख लीजिए, 3 दूनी 6, 2 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 1 2 7 5। फिर 3 से लगाइए, क्योंकि 3 से लगेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाइए, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 से नहीं लगेगा, अब लगाइए 5 से भाग लगाइएगा, 5 अठे 40, 2 पचे 25। फिर 5 से लगाइए, 17 पचे 50, यानी 2 गो 3 और 2 गो 5 होगा। ध्यान से देखिए, 2 गो 3 2 गो 5 किस में है और 1 17, तो 3 का स्क्वायर 2 गो 3 2 गो 5 1 17। आपका आंसर हो गया दोस्तों इसमें बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहता है दो संख्याओं का लौसक तथा मौसक क्रमशः 221 तथा 4 है। यदि पहली संख्या 17 हो, दूसरी संख्या क्या होगी। याद रखिएगा दोस्तों, पहला गुने दूसरा बराबर LCM गुने HCF होता है। LH हम लोग ध्यान में रखेंगे। कोई 3 मालूम है, चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आपको क्या दिया है, LH है 21 गुने 4 और इधर है वैल्यू कितना दोस्तों, 1 है 17। तो 1 17 है, तो यानी दूसरी संख्या पूछता है तो यहाँ 17 ले आइए, 221 है। 17 से भाग लगाइए, लगेगा क्या, ये 222 है तो लिखा लगाइए, ये लग जाएगा 17 एकम 17, 5 22 51, 17 तिया 51, 13 गुने 4 यानी 52। आपका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 52, 52 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन के लिए कहता है 0.2 पे रैकरिंग का परमेय संख्या का सरलतम रूप क्या है दोस्तों। इसको आप लिख सकते हैं 0.22 पर रैकरिंग। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको हमने बोला था जो संख्या दिख रही है पूरा लिख दीजिए। कितना संख्या पे रैकरिंग नहीं है, 2 पे नहीं है। एक संख्या पे रैकरिंग है तो 1 0 दीजिए और एक संख्या पे नहीं है तो 1 0 रखिए। यानी आपका आंसर, आपका क्वेश्चन हो गया 20/90। ये कट जाएगा,
तो हो गया आपका 2/9, 2/9 आपका आंसर हो जाएगा 2/9। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ हम बताए हुए हैं पहले से भी। चलिए √2 + √3 का होल स्क्वायर निकालिएगा दोस्तों। तो √2 का स्क्वायर दोस्तों 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 2ab 2√2 × √3। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, और √3 3 दूनी 6 यानी 2√6। देखिए 5 + 2√6 कौन है? 5 + 2√6, 5 + 2√6, 5 का सी हो गया आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न में आइए, कहता है कौन सह अभाज्य संख्या का युग्म है? सह अभाज्य संख्या का मतलब दोस्तों HCF होता है 1। तो इसका HCF क्या होगा? 7 दूनी 14, 7 हो जाएगा, 17 × 51, 18 25 है, 32 62 है। ये देखिए एक है विषम है, एक है सम है, एक सम एक विषम है। तो इसका HCF हो गया 1। आपका आंसर हो जाएगा HCF जिसका 1 होगा वही होगा आपका सह अभाज्य संख्या। चलिए पाई है 1, पाई है 1 और परिमेय संख्या। लेकिन प्यारे बच्चों, पाई का मान अगर 22/7 पूछा जाता तो ये होता परिमेय संख्या, याद रखिएगा। अब क्या है, पूछता है क्वेश्चन कि बहुपद 2x² - 3x + 5 का मान x = -1 पर क्या होगा? आप यहाँ पे चलिए कर लीजिए इजी वे में। 2 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 + 5। -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 होगा, माइनस माइनस से मिलकर हो जाएगा +3 और +5, 5 3 8 2 10। आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों 10। चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछता है x² - 3 के शून्यक है। तो x² - 3 के शून्यक x² - 3 = 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों x² का 3, तो x बराबर हो जाएगा √3। तो प्लस माइनस निकाल लीजिएगा यहाँ पे, प्लस माइनस √3। देखिए प्लस माइनस √3 और प्लस भी √3। आपका आंसर हो जाएगा कितना? A। ठीक है, अगला प्रश्न के लिए आइए। अगला प्रश्न के लिए कहता है बहुपद 2x² - x - 6 के शून्यक है। बस वही चीज़ कर लीजिए। क्या कीजिएगा? 2x² - x - 6 = 0। तो 6 है तो इसको कोई 6 दूनी 12 यानी 4 3 का टर्म बनेगा। तो 2x² - 4x + 3x - 6 = 0। 2x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x - 2। यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए प्लस में, x - 2। एक हो गया 2x + 3, एक हो जाएगा x - 2। एक हो जाएगा x का वैल्यू दोस्तों -3/2, एक बचेगा 2। तो माइनस में 3/2 और 1 2। देखिए कहाँ पे है? आपका आंसर A है, A ही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कहता है? यदि भाजक भागफल तथा शेषफल के मान क्रमशः 12 7 5 हो तो भाज्य है। तो भाज्य बराबर क्या जानते हो दोस्तों? भाज्य बराबर A बराबर होता है BQ + R। भाजक गुने भागफल, भाजक गुने 12 सते 84 5 89, यानी 12 × 7 + 5 कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 89। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग आगे चलते हैं, बने रहें। अगला प्रश्न के लिए आइए। अगला प्रश्न में देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है आपके पास सामने दिख रही है, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन होता है A + B + C = 0, तो AQ BQ + CQ डायरेक्ट ये फॉर्मूला है 3ABC हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है जो कि आपको अलजेब्रा में पढ़ाना है। चलिए अगला है Px = xq - 8, Qx = x + 5। तो Px × Qx यानी दोस्तों इसको आप निकालिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सिंपल करना है, देखिए xq - 8 गुना करना है। तो xq - 8 = 0, तो xq बराबर कर लीजिएगा 8। तो x का वैल्यू निकल जाएगा कितना दोस्तों? 2। 1 2 हो जाएगा और यहाँ निकालिएगा x + 5 = 0, तो x बराबर -5। तो आपका आंसर क्या है? 2 है। 2 मार के निकल जाइएगा, गुना करिएगा फिर भी वही आएगा, नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न के लिए आप आइए। कहता है 2 5/2 3 7/2 का सार्वंतर क्या है? ये अनुक्रम दिया हुआ है। तो आपके दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, 5/2 में से 2 घटा लीजिए। 2 लघुत्तम हो गया 5 - 4 यानी 1/2। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/2, यानी कहाँ है आपका 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों B। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या 3 तथा 4 शून्य वाले एक द्विघात बहुपद है। देखिए लीजिएगा 3 और 4 किसका आंसर आ सकता है? जैसे ये देखिए 12 है, ये 12 है दोस्तों, ये 12 है तो इसको 4 और 3 लिख सकते हैं।
तो इसको आप यदि हल करिएगा तो क्या लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का आपका आंसर हो जाएगा कितना, 15 को यदि आप बनाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसको आप गुणनखंड तोड़ लीजिएगा जैसे आप तोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न के लिए आइए, एकदम VVI क्वेश्चन है। देखिए कहता है ए क्यू माइनस बी क्यू भागा ए माइनस बी। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, चूँकि आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और इसके भागा में दोस्तों ए माइनस बी, आप नीचे कर लीजिए ए माइनस बी, ये से ये कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के लिए आते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर क्रमशः 13 और 5 हो तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी x प्लस वाई बराबर 13, x माइनस वाई बराबर 5। याद रखिएगा x का वैल्यू निकालिएगा, 13 5 18 में 2 से भाग दीजिए तो 9, और y का मान 13 में से 5 घटाइए 8, 8 में 2 से भाग दीजिए तो 4। तो पूछता है दोस्तों एक्स वाई पूछता है, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 36। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कहता है द्विघात समीकरण इतना का विवेचक है। विवेचक d बराबर क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है दोस्तों, b का वैल्यू है 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू है दोस्तों माइनस 2। 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18 चौक 72, 9 दू 11 7 4 11 1 12, यानी 121 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के लिए आप आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा पहले डी निकालिए, इसी से क्लियर हो जाएगा। डी निकालिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर है 4 माइनस 4ac, तो 16 माइनस 20 यानी माइनस 4, जो कि दोस्तों माइनस 4 जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, यानी d लेस देन 0, तो ये काल्पनिक मान होगा, यानी वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक नहीं है यानी काल्पनिक होगा। तो वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, चलिए वास्तविक और वास्तविक मूल नहीं है। ओके, अगला प्रश्न में ये कहता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का मतलब दोस्तों 2 3 5 7 9, ये अभाज्य संख्या यही होता है। 5 से भाग दी, 9 7 16 5 21 3 24 2 26, 2 3 5 5 10 7 17 3 20, फिर से इसको जोड़िए 2 3 5 7, देखिए 9 में 3 से भाग लग रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 11, 11 7 18 5 23 3 26 2 28, 28 बट्टे 5 5 6 25 25 3 5 36, 5.6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न के लिए आप तैयार रहें, आप तुरंत आपके पास आ रही है। अगला प्रश्न के लिए आइए। अगर आप कहता है अनुक्रम इतना का 13वां पद ज्ञात कीजिए। 13वां पद T13 निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका होता है a प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू समझिए कितना है, 8 में से 3 गया तो 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ निकालिएगा 3 प्लस 13 में से गया तो 12 गुने 5, 12 पंचे 60 3 63, आपका आंसर हो गया 63। चलिए अनुक्रम इतना का कौन सा पद -36 है, तो ये निकालना है -36 कौन सा पद है, तो यानी -36 बराबर a प्लस n माइनस 1 और 18 में से 21 चला गया दोस्तों, तो माइनस में 3, माइनस में क्या होगा 3 हो जाएगा। तो माइनस में जैसे ही 3 होगा तो आप यहाँ पे इसको हल करिएगा, -36 बराबर 21 -3 प्लस तो -3n और माइनस में 3, आप इसको हल करिएगा तो n का वैल्यू आपको आ जाएगा 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपके पास दोस्तों C, यानी 20 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न के लिए आइए। अगला प्रश्न कहता है क्या, अगला प्रश्न के लिए आप बने रहिए। कहता है 1 से 25 तक की प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 25 है दोस्तों, लास्ट में देखिए 25 है, यानी 1 + 2 + 3 ... 25, तो लास्ट में 25 है, तो आप कीजिएगा 25 गुने 26 बट्टे में 2, काटिएगा 13, 13 × 5 = 65 के 5, 13 दूनी 26, 4 30 2 32, यानी 325 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों x² - 9 x² - 6x + 9। तो दोस्तों x² - 9 के लिए क्या कीजिएगा, x² - 9, ये x²
-3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। ठीक है, अब क्या है अगला के लिए आइए, इसके लिए लाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसको आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9, तो x कॉमन लीजिए, x -3 कॉमन लीजिए, x -3 तो x -3 और फिर में x -3, तो x -3 यहाँ भी मिला, यहाँ मिला, आपका आंसर हो जाएगा x -3। मौसा का मतलब जो दोनों में मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए आइए। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रही है, अगला क्वेश्चन है आपको, चलिए अगला क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय पाद में, तृतीय पाद का मतलब आप जानते हैं, इसमें तो ऑल होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें होता है दोस्तों प्लस माइनस। तो याद रखिए जो दोनों माइनस हो, दोनों माइनस आपके पास है, -8 -3 5, यही तृतीय पाद में है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -x -6 बराबर 0, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 का गुणनखंड तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 0, तो यहाँ कॉमन ले लीजिएगा, आप क्या लीजिएगा कॉमन, x कॉमन लीजिएगा, x -3 प्लस में 2 लीजिएगा, x -3 हो जाएगा, एगो x प्लस 2 हो जाएगा, एगो x -3 हो जाएगा, x प्लस 2 x -3 कहाँ पे खोजिए, x प्लस 2 x -3 यहाँ है। 2 tan 45 डिग्री -1, tan 45 का वैल्यू 1 होता है दोस्तों, 2 -1, तो यानी आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 87, b बराबर 29 तथा q बराबर 3 हो तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए a बराबर जानते हैं, a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू का वैल्यू 87 है, 87 बराबर बी क्यू 29 3 है, ये 29 3 को कीजिएगा तो यही 87 आ जाएगा, तो यानी ये शेष कितना हो जाएगा, 0, शेष आपके हो जाएगा 0। ठीक है, अगला प्रश्न के लिए आइए। यहाँ कहता है कि रैखिक समीकरण युग में 2x प्लस 3y बराबर 13 तथा 3x प्लस 2y बराबर 22 के हलों की संख्या। तो दोस्तों यदि याद रखिएगा, पहला से रिलेशन बनाइए, 2/3 हो गया, फिर लिखिए 3 है 2 है, यानी 3/2 है, फिर है कितना 13/22, 13/22। ये दोस्तों ये कोई बराबर नहीं है, जब कोई बराबर नहीं होगा तो आपको समझना है कि इसका जो वैल्यू हो जाता है दोस्तों, इसका हो जाएगा केवल एक हल, यानी कोई बराबर नहीं होगा तो केवल एक हल होगा, कितना होगा, इसका एक हल ही आपका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न के लिए आने के बाद आपको ये समझ में आएगा, कहता है निम्नलिखित समीकरण युग्म a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत हल होंगे यदि, तो याद रखिएगा a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टे c2। जब इस तरह के प्रश्न होगा दोस्तों और अनंत हल की बात होगा तो याद रखिएगा, इसके लिए आपके पास छोटा सा टेक्निक याद रखना है कि यहाँ बराबर नहीं होगा, यहाँ क्या है, ये बराबर नहीं होगा, पहला दूसरा बराबर नहीं होगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, और अनगिनत हल होगा, इसको हम लोग कहते हैं अनगिनत हल के लिए केवल नहीं दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका मतलब हुआ a1 बट्टा a2 नॉट इजकल टू b1 बट्टा b2, तो इसमें केवल एक हल होगा और ये अविरोधी हल होगा। ठीक है, लेकिन जब कोई बराबर नहीं होगा, यहाँ क्या कहता है आपका अनंत हल, एक हल कहता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन अनंत हल कह रहा है तो इसमें कोई बराबर नहीं होना चाहिए। इसका है दोस्तों कि लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, लास्ट वाला कौन है, लास्ट वाला आपका ये आंसर है, लास्ट वाला, यानी इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी, लास्ट में a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2। तो इस तरह के प्रश्न होगा तो इसमें याद रखिएगा, याद आपको लिख देते हैं, समझने के लिए आपको करना क्या है, इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, जब सब बराबर होगा तो अनगिनत हल होगा, कितना होगा, अनगिनत हल, यहाँ होगा सिर्फ एक हल। तो आपको पूछता है क्या दोस्तों, अनंत हल, अनगिनत वाला में आपका आंसर चलिए बी ही होगा, आंसर कितना होगा, बी, आंसर जो इसका होगा दोस्तों इसका बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न में कहता है इतना का हल है
तो आप ध्यान से समझिए, यह क्या कहता है, 2/4, फिर है दोस्तों 3/6, फिर है दोस्तों 1/4। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2, यानी पहला बराबर है अगला नहीं है। जब 2 बराबर होगा अगला नहीं होगा तो कब इसका वैल्यू कोई हल नहीं होगा और विरोधी हल होगा इसका याद रखिएगा। 31 का आंसर जो आपके पास जाएगा, 31 को लॉक कीजिए आप, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु के नियामक है। चलिए 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, इसको हम बना के बताएंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होगा, √x² + y²। शीर्ष 0, 3, 4, 0, 0, 0 से बने त्रिभुज की पर इकाइयों की ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, इसको सी मानिएगा, यानी ए बी निकालिएगा, फिर बी सी निकालिएगा, फिर ए सी निकालिएगा। तो इस तरह के आप निकालने के बाद 34 का आंसर आपके पास आ जाएगा। 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 12, यानी सी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 35, शीर्ष इतना बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में क्या होगा। इसका मतलब जानते हैं दोस्तों, इसका क्या होता है क्षेत्रफल, हाफ, याद रखिएगा, हाफ x y माइनस वाई कर लीजिएगा, इसे जैसे हम लिख रहे हैं x, फिर y माइनस वाई, फिर करिएगा x y माइनस वाई। यहाँ 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा तो ये 3, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब इसका वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 35 का आंसर आपके पास आ जाएगा 4। 35 आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, 34 के लिए हम लोग आते हैं। 34 नंबर सवाल को आप देखिए, 34 नंबर सवाल में क्या कह रही है। सवाल में दोस्तों, यदि बिंदु -3, x 2, -1 तथा 4, -5 एक रैखिक है तो x का मान क्या होगा। यहाँ क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पीछे लिखे उसका 0 कर दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का आंसर आपके पास आ जाएगा B9। 36 का आंसर हो जाएगा दोस्तों B9। तीसरा क्वेश्चन 37 में आते हैं, किसी वृत्त के व्यास के किनारे तथा केंद्र के नियामक क्रमशः -2, 5 तथा 2, 7 हो तो व्यास के दूसरे किनारे के नियामक क्या होगा। तो 37 का आंसर आप लगाइए, 37 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बिंदु 2, 3 तथा 7, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु 4, 5 किस अनुपात में विभक्त करती है। तो इस प्रकार का 38 का आंसर जब आप दोस्तों फिर बनाइएगा तो 38 का आंसर हो जाएगा 2:3। ये सब बताया हुआ है, आप इसका रिविजन कर लीजिए। चलिए बिंदु 1, 2, 0, 0 ए बी एक रैखिक होगा, एक रैखिक होगा दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ एक रैखिक है, तो 39 का आंसर आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों, 39 का हो जाएगा 2a = b। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, वह कोण जो दो रेखाओं परस्पर काटती है तो बराबर होता है क्या, वर्टिकली अपोजिट होगा, ऊर्ध्वाधर और सम्मुख होगा, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है, तो 180 डिग्री होता है, यानी 2 समकोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं, दो रैखिक युग्म कोण 2:3 का अनुपात है तो उनके मान क्या होगा। रैखिक युग्म का मतलब दोस्तों 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री ध्यान से रखिएगा, 2, 3 जिसमें 2 से भाग लगना चाहिए और 3 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको काटिएगा, 72, 108 को, आपका आंसर यह है, यानी 2x और 3 2:3, तो यानी 5 बराबर, याद रखिएगा 5 बराबर 180, तो 5 दिया 15, अब 5 6 30, एगो हो जाएगा दोस्तों 72, एगो हो जाएगा 108 डिग्री। आप इसको आंसर बना लेंगे, इस तरह का भी बना सकते हैं आंसर। अगला, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। 43 का आंसर जो प्यारे बच्चों हो जाएगा 43 का ए, ये थेल्स प्रमेय के पे आधारित हुआ, देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न के लिए आपको आना है। अगला प्रश्न जो कहता है अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण होता है, इसमें 90 डिग्री याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के संबंध में होता है क्या। सम्मुख कोण आमने सामने कोण दोस्तों संपूरक होता है, यानी 2 पूरक 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्या कहता है दोस्तों, अगला कहता है किसी त्रिभुज के कोण इतना के अनुपात में तो बीच वाले कोण का मान ज्ञात कीजिए। बीच वाला 3, 2, 5, 1, 6, 6 बराबर कितना, 6 बराबर 180, 1 बराबर 18, 18 दूनी 3, 2, 5, 1, 6, 6 3 18, तो 30 डिग्री हुआ ना, तो 30 दूनी 60 डिग्री आप निकाल लीजिए, 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में इधर आते हैं। अगला क्वेश्चन को समझिए, कहता है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 2:3 का अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो वर्ग कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। चलिए अगला प्रश्न में आता है किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती है और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में बांटती है। याद रखिएगा दोस्तों, जब इस तरह के प्रश्न आएगा 48, तो 48 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 2 गुना
2:1 के अनुपात में बांटती है। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि किसी वृत्त की जीवा तथा केंद्र की जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्या होगा दोस्तों। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। यानी ये जो जीवा है, जीवा आधा हो जाता है। ठीक है, 4 होगा 3 होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के लिए आइए। अगला प्रश्न आपके पास आ रहा है, तथा यदि ओ वृत्त का केंद्र हो तथा ए बिंदु परिधि पर इस प्रकार हो कि एक चाप BC द्वारा वृत्त के केंद्र परिधि पर क्रमशः BOC कोण BOC तथा कोण BAC 25 डिग्री का कोण का निर्माण होता है तो कोण BOC याद रखिएगा। जब केंद्र तथा परिधि की चर्चा हो क्वेश्चन में तो डायरेक्ट कर लीजिएगा 2 × 25, यानी आपका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कोण पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिक में दोस्तों पहला दो भुजा का वर्गों का स्क्वायर का रूट होता है प्लस में, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13, 13 का वर्गमूल 4 नहीं होगा, यही नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, बाकी सब है। अगला चलिए, अगला यदि कोई चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है यदि AB समानांतर CD तथा दूसरी स्थिति होगी, दूसरी स्थिति हो जाएगी दोस्तों 52 का हो जाएगा आपको 52 में, इसमें कोई आंसर नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कहलाती है क्या, सबसे लंबी भुजा दोस्तों कहलाती है कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूज कर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न के लिए आपके पास क्वेश्चन जा रही है, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज कहलाता है, क्या कहलाता है, तो दोस्तों वर्ग कहलाता है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के संबंध में क्या कहना है, दो समरूप त्रिभुज संगत भुजा होगी तो दोस्तों ये आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगी, बराबर होगा। ठीक है, अगला है त्रिभुज ABC में BC के समानांतर एक रेखा खींची जाए जो AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर काटती है तो AD बट्टा DB क्या है, यानी त्रिभुज ABC दूगो है, एगो है दोस्तों ABC और AB और AC में जो है D तथा E जो है AB को काटा हुआ भुजा है। अब पूछता है AD बट्टा DB तो AE बट्टा EC हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों AE बट्टा EC। ठीक है, अगला प्रश्न में यदि आप आते हैं, अगला प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न में आइए, कहता है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF कोण BAC बराबर कोण EDF तो AB बट्टा DE का मान क्या होगा। 57 का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा, 57 का हो जाएगा C, यानी DF बट्टे BC। 57 का आंसर C। चलिए 58 में आइए, tan थीटा बराबर cot थीटा तो थीटा का मान दोस्तों tan थीटा और cot थीटा में एक ही मान है जो 45 डिग्री के बराबर होता है, ये एकदम रटा हुआ है। चलिए कोसेक 47 डिग्री, सेक 43 डिग्री, याद रखिएगा 47 और प्लस में 43 90 पुरता है, कोई भी फंक्शन रहेगा आप उसको वैल्यू रख दीजिएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है साइन थीटा बराबर 24/25 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर दोस्तों लंब बट्टा कर्ण होता है तो हमको आधार बट्टा कर्ण निकालिए। आधार बट्टा कर्ण निकालने के लिए क्या करिएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करिएगा तो B निकल जाएगा। ठीक है, तो B निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा प्यारे बच्चों 7। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण तो 7/25 मार दीजिए, आंसर आपका 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 60 का आंसर हो जाएगा, यानी tan थीटा है ना तो P/B हो जाएगा, P/B यहाँ 24 है, 24/7 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप एक बना लीजिएगा, लंब बट्टा कर्ण ये 24 है, ये 25 है तो ये निकल गया 7। अब इसमें क्या है, आप इस हिसाब से आंसर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन में आइए दोस्तों, कहता है यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, यहाँ दोस्तों इक्वल यदि मिल गया तो सूर्य का उन्नयन कोण इक्वल किस में होता है, यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री में एक होता है उसमें बराबर होता है। साइन थीटा बराबर दोस्तों √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। कोण बराबर नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक होता है, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, सब बराबर है, इसका वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, x² - 4x - 45 बराबर व्हाट, यानी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को आप हल करेंगे प्यारे बच्चों, 64 का आंसर हो जाएगा A। 65 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्याएं
निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं? याद रखिएगा 81 का निकलता है 9, 4 का निकल जाएगा वर्गमूल, 12 तिया 36 इसका भी निकल जाएगा दोस्तों, इसको निकालिएगा तो 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। याद रखिएगा 11 है 2 गो लास्ट में, इसको 11 गुने 11 कीजिएगा तो 11 बाहर आ जाएगा, इसको हो जाएगा 9 गुने 2, इसका वैल्यू इसका 10 तो निकल जाएगा दोस्तों, ये रूट में रहेगा, इसलिए आंसर आपका हो गया ये अपरिमेय संख्या, जो पूरा पूरा आंसर नहीं देता है। ठीक है, अगला प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न कहता है कोसेक 90 माइनस 5, कोसेक जो बदलता है दोस्तों वो सेक में बदलता है, सेक 5 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेक 5। रूट 10 थीटा बराबर 1, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वाट। इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि 10 थीटा बराबर यहाँ से निकाल लीजिएगा 1/√3, यानी p/b दे दिया, आप कर निकाल लीजिएगा, उस हिसाब से कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिएगा। 67 का आंसर आपको आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 67 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर -1 कर लीजिएगा, और 68 जब आगे बढ़िएगा तो 68 का आंसर हो जाएगा, 68 का आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन में आइए, कहता है साइन 45 प्लस कॉस 45, यानी दोनों का वैल्यू होता है 1/√2 तो एगो √2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, आधा √2 इजकल टू एगो √2। चलिए, सेक 69 डिग्री माइनस कॉसिक 21 डिग्री। आपको क्या बोले हमने कि इसको जोड़िए, 90 पुरता है, 9 1 10 6 2 8 1 9, तो ये बन जाएगा दोस्तों क्या चीज़, 70 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 70 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 0। इसको जो है सेक को बदल दीजिएगा, ये इसके जगह पर सेक 69 डिग्री लिखिएगा, माइनस है, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर वाट। 71 का आंसर आपको आ जाएगा प्यारे बच्चों, 71 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 1। ठीक है, 71 का आंसर आप मिला लीजिए, 71 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न इधर से आप देखिए, कहता है 1 प्लस कॉस थीटा √1 माइनस कॉस थीटा। इसको दोस्तों परिमेयकरण करिएगा, इसको जो है परिमेयकरण करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। आंसर हम आपको बता देते हैं, 72 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 72 का आंसर हो जाएगा ए। 73 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 73 का आंसर आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों, 73 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 23। ठीक है, 74 में आइए, त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री, AB बराबर C, BC बराबर A, CA बराबर B, तो tan BAC का मान क्या होगा? इसके लिए याद रखिएगा, tan यानी कोण BAC यानी A को रिस्पेक्ट में बताना है, तो 74 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 74 का आंसर हो जाएगा C, A/C। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तब किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की फर्श पर पड़ने वाली छाया की लंबाई 2√3 मीटर हो, तो खंभे की ऊंचाई क्या है? इसको डायरेक्ट फिगर बना लेंगे। 75 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी 6 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न में आप आते हैं तो आपके पास ये पहुंचती है आंसर, त्रिभुज ABC में A बराबर 5, B बराबर 12, C बराबर 13 हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? सीधा है दोस्तों, आधार गुणे ऊंचाई कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर जोड़िएगा, वर्गमूल निकालिएगा, 13 निकालिए, समकोण त्रिभुज है, तो आप डायरेक्ट 12 पंचे 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 और 8 सेंटीमीटर हो, तो इसको भुजा की लंबाई क्या होगा? याद रखिएगा दोस्तों, इसका आधा 3, इसका आधा 4, दोनों को वर्ग करिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, वर्गमूल 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 77 का 5। 78 में आइए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इसकी परिमिति होगी, परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज है प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि √3/4 A² बराबर 36√3, ये सी कट गया, ये सी कट गया, 4 का 2 6 चौक 4 6 दूनी 12, 12 इसका निकल गया भुजा। अब कहता है इसकी परिमिति, समबाहु त्रिभुज में 3 साइड, तो 12 तिया 36, आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 36। अगला प्रश्न के लिए आप आइए। अगला प्रश्न आपके पास आ रहा है 79 को समझिए,
किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति क्या होगा। ये बहुत ही आसान है, आप इसको देखिए, इसको कैसे बनाइएगा। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या जानते हैं हम लोग दोस्तों, √2 इंटू ए बराबर 10√2 है ना। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 10, इसकी परिमिति वर्ग का 10 चौक 4a, 10 चौक 40, ठीक है, 10 चौक 40 हो जाएगा इसका आंसर। अगला का जवाब हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब में आइए। 80 नंबर प्रश्न, 20 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर विकर्णों वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इसका आंसर जब निकालिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर वाले विकर्णों वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। जानते हैं हाफ d1 d2 20 इंटू 48 यानी 480। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 480 डायरेक्ट। अर्धवृत्त की परिमाप क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई आर प्लस 2r, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 82 में आइए। बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या r तथा स्मॉल r वाले अंगूठी का क्षेत्रफल यानी वृत्ताकार छल्ला का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले हो जाएगा बड़ा r स्क्वायर फिर छोटा स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा 82 का a, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन में आने के बाद आपको यहाँ पहुँचते हैं, कहता है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या है। तो वृत्त की परिधि क्या जानते हैं, 2 पाई यानी 22/7 इंटू r गुना में 7 चौक 28, ये 14 होगा, ठीक है, ये 14 चूँकि अब व्यास है तो 7 दूनी 14, 22 चौक 88, ठीक है, इसका आंसर हो गया फिर बच्चों 88। अगला 6 सेंटीमीटर किनारे वाले तीनों घनों को आपस में जोड़कर परिणामी घनाभ का आयतन क्या होगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए जब 3 घन मिलाएंगे दोस्तों, 3 घन तो 6 6 12 6 3 18, L हो जाएगा 18, B हो जाएगा 6 और H भी होगा 6, LBH 6 1 36, 36 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 84 का आंसर आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों। 84 का आंसर हो जाएगा 648, 6 6 1 36, 6 48, तो 648 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अगला, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया तो इसका आयतन क्या होगा। जो क्या जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू होता है, तो 3 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 27 गुना, ठीक है। अगला प्रश्न आइए। यदि एक बेलन और एक शंकु एक ही आधार पर स्थित हो तो उनका ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात होगा। जब इस तरह का सेम हो तो आंख मूंद के आप 3:1 मार दीजिएगा। 86 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए 87, 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन को बनाए जा सकते हैं। याद रखिएगा, बड़ा वाला है उसको जिसको पिघलाएंगे ऊपर लिखिए, छोटा वाला को नीचे लिखिए। कट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 वो घन आप बना सकते हैं। 84 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा केंद्रीय कोण 60 डिग्री वाले त्रिखंड की चाप की लंबाई क्या होगा। याद रखिएगा, θ/360 2 पाई r, इसको आप काटिएगा, 6 6 1 36, 12 7 84, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, दूनी 8, 4 दूनी यानी 88। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है। पूर्ण संख्या दोस्तों 0 1 2 और 11 है तो 10 तक लीजिए, तो 10 गुने 11/2 ये हो गया योग, और 11 है गुने 11 कीजिए, 2 पंचे 10 यानी 5, इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों 5, ठीक है। अगला, यदि 5 प्रेक्षण इतना का माध्य 11 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको माध्य कर लीजिएगा, सबको जोड़ करके 5 से भाग दीजिएगा, ठीक है, और बराबर 11 करिएगा, x का मान निकल जाएगा 90 का आंसर हो जाएगा आपका। 90 का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा A यानी 7, ठीक है। चलिए 7, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न के लिए आइए। अगला प्रश्न कहता है क्या, बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, सूत्र है, डायरेक्ट सूत्र आप ध्यान रखिएगा। 92, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल 50-60 की संचयी बारंबारता क्या है। 50-60 प्यारे बच्चों ये है, तो 50-60 इधर वाला सबको जोड़ दिए, 7 5 12 3 15 2 17, आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 17, ठीक है। 93, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, ठीक है, इम्पॉसिबल यानी 0। चलिए इसके बाद आते हैं, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो इसके चित्त आने की प्रायिकता क्या है। एक हेड होता है दोस्तों, एक हेड एक टेल है, तो 1 लीजिए और टोटल नंबर ऑफ स्पेस हो गया 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/2,
2, ठीक है। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है? अधिकतम मान 1 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। 96, एक पासे को फेंकने पर अंक 2 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है? पासे पर प्यारे बच्चों 6 तक अंक होता है, 2 से अधिक यही 3 है, टोटल हो गया 6, यानी 1/2 काटिएगा 1/2, आपका आंसर हो गया 1/2। 97, पासे की एक फेंक में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अभाज्य संख्या हो गया 2, 3, 5, यानी 3/6, इसका भी आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 काटने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। इधर कहता है 2, 3, 5, 7, 5, 3, 6, 5, 4, 7, 5, 8 का बहुलक क्या है? बहुलक मतलब जो बहुत बार लिखा हो। देखिए यहाँ पे क्या है 5, 5, 5, 5 है 4 बार, इसलिए आंसर हो गया बहुत बार 5 लिखा हुआ है, तो आंसर 5। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य का बहुलक है, डी नहीं है, यानी परिसर नहीं है, ठीक है। अगला 100 में आइए, निम्नलिखित में किसे निकालने में संचयी बारंबारता सारणी का आवश्यकता पड़ती है? 100 का आंसर है संचयी बारंबारता। दोस्तों निकालने के लिए माध्य में हमको माध्य में भी निकालते हैं, माध्यिका में निकालते हैं, बहुलक में निकालते हैं। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको 1 से 100 तक के प्रश्नों का हल करने में बहुत मज़ा आया होगा, देखने में भी मज़ा आया होगा। हम कुछ अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, एक नज़र आप इसको देख लीजिए, ताकि आपको बोर्ड का तैयारी करने में काफ़ी मदद साबित होगा। आप इस तरह के प्रश्नों का समावेशन आपके बोर्ड परीक्षा में किया जाएगा। अभी आपको तैयारी करने का समय है, अभी आप तैयारी कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम को अच्छा से क्रैक कीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप इसके लिए पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के साथ साथ आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के साथ आप एग्ज़ाम में बहुत ही कंसंट्रेशन से एग्ज़ाम देने का काम कीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही आनंद आया होगा देखने के बाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू।